हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी। SKEA। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये SKEA इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो मैं अपने तकरीबन हर लेक्चर्स में ही बोलता हूँ कि शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में आपका वेलकम। तब समझ जाएं कि शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी की ये शॉर्ट फॉर्म है SKEA। तो मैंने यूट्यूब का नाम भी इसलिए अपना यही रखा था, ताकि इतना लंबा मैं नाम रखता तो फिर शायद पढ़ने में भी मुश्किल होती। तो ये SKEA ठीक लगेगा नाम। अभी आप लोग सुनते रहेंगे ना मेरी वीडियोस, तो आपको आदत हो जाएगी, ये चैनल आपके जहन में बैठ जाएगा। इस तरह अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करेंगे मेरा चैनल, तो फिर इस तरह और लोगों को पता लगता जाएगा इसके बारे में। तो खैर, जब फिर हमें ये अभी तो यूनिक लग रहा है नाम, लेकिन उस टाइम यूनिक नहीं लगेगा। बहरहाल, क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं और हम चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर पहुंच चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो तीसरा आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर 2 दिनों के अंदर ना हम पूरा चैप्टर यानी कि खत्म कर लेंगे। तो आपने लेक्चर नंबर 1 सुनना है और लेक्चर नंबर 2 सुनना है। खास तौर पे लेक्चर नंबर 2 अगर आपने सुना होगा ना, तो फिर लेक्चर नंबर 3 जो कि आज का हमारा टॉपिक है, वो भी उसी से ही इंटरलिंक्ड है। तो आप लेक्चर नंबर 2 सुन के आ जाएं और फिर आपने ये लेक्चर सुनना है, ताकि आपको इसमें कोई मसला ना हो। मैंने देखा है बुक में बहुत आसान लिखा हुआ है, तो हम उससे भी ज्यादा आसान करके पढ़ेंगे। ठीक है, बुक ने तो आसान कर ही दिया अपने हिसाब से, लेकिन मेरा काम यहाँ पर क्या है, आप लोगों को मजीद आसानी से पढ़ाना और गाइड करना। तो आपने परेशान नहीं होना, अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको, जस्ट 20-25 मिनट का लेक्चर होगा हमारा ये। और आप इस टॉपिक को इतना अच्छा समझ लेंगे कि सिर्फ आप खुद नहीं समझ लेंगे, बल्कि आप अपने दोस्तों को भी ये पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान से लेक्चर सुनना है और मुझसे वादा करना है कि आप ध्यान से सुनेंगे। फिर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मैं इस तरह का समझाऊंगा इस लेक्चर में कि आप इस लेक्चर को भूलेंगे नहीं कभी। ना तो सिर्फ खुद समझ पाएंगे, बल्कि अपने दोस्तों को भी, और आगे लाइफ में आने आने वाले में अपने आगे आप टीचर्स वगैरह बने, तो आप अपने बच्चों को भी मेरी ही बातें ज़हन में रखते हुए समझा सकते हैं। बहरहाल, ज्यादा तमहीद नहीं मानते और हमें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ब्रोंस्टेड लुई कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, लुई पढ़ना है, लूरी पढ़ना है, लॉरी पढ़ना है, जो दिल करे पढ़ लो यार इसको। ये नाराज नहीं होगा आपसे, ठीक है, जैसे पढ़ लो आप, आपसे नाराज नहीं होगा। लेकिन ये नाराज आपसे उस वक्त होगा जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे। तो भाई, इसको नाराज नहीं करेंगे हम। मैं बैठा किस लिए हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसकी नाराजगी से बचते हुए हम ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट को आज अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पता था, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छी तरीके से। तो अब आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता था कि जब भी कोई भी कंपाउंड पानी के साथ रिएक्ट करे और फिर वो हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन रिलीज करे, ठीक है, तो वो एसिड है। इसी तरह कोई भी कंपाउंड पानी के साथ रिएक्ट करे और फिर वो OH नेगेटिव इसको रिलीज करे, तो फिर वो क्या है, वो है बेस। याद आ गई यार इनियस की। लेकिन एक लफ्ज तो मैंने बार बार रिपीट किया था वहां पर भी और यहाँ पर भी, पानी यानी कि वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्ट करना अर्हीनियस के मुताबिक बहुत जरूरी था। तो देखो, जब अगर हम वाटर के साथ ही रिएक्शन करने के बाद एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करेंगे, एसिड और बेसिस को फाइंड आउट करेंगे, तो फिर हमें पानी के बगैर किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे एसिड और बेसिस को। तो जस्ट पानी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो फुलफिल नहीं बैठ रहा एसिड और बेसिस की डेफिनेशन में। तो इसलिए ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट आया है, और वो कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है अभी हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमारे पास जो मेन बात है उसको हमें समझना है कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में ऐसे क्या तहफुजात हैं, ऐसी क्या परेशानियां, ऐसी क्या लिमिटेशंस हैं कि हमें ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, पहली बात तो बता दी मैंने आपको, ये वाटर वाली कहानी है, अभी पढ़ लेंगे मजीद। तो उसको पढ़ते हैं। Arrhenius concept of acid and base is very simple and easily understandable। देखो किताब ना, आप कितनी कॉन्फिडेंट है अपने आप पर, ये बुक और बुक लिखने वाला खास तौर पे, वो कहता है यार ये ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट से पहले जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ये इतना कोई सिंपल और इतना आसान था एसिड बेस समझने के लिए। वो खुद से एसिड बेस की जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस है ना, उसकी तारीफें कर रहा है कि ये बड़ा आसान था। तो अब अभी तक आप लोगों को खुद समझ नहीं आया, तो फिर क्या कर सकते हैं यार। तो मसला नहीं है, खैर कोई बात नहीं। दोबारा सुन लिएगा वीडियो मेरी आर्हीनियस वाली, तो आपको समझ आ ही जाएगा। ओके, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एसिड बेसिस का वेरी सिंपल था और इतना आसान था, आसान समझने के लिए। बट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशन। लेकिन ना कुछ मसले मसाइल उसके अंदर हैं। अब वो क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंपाउंड्स हैं Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट,
और पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 and NH3 ammonia do not contain any hydroxyl group which will get ionized by water, but all these compounds behave as bases and yield OH in water. लो समझ नहीं आई, कोई बसना नहीं, अभी समझाता हूँ आपको। मुझे आप बताओ, आपके लिए सवाल है कि Na2CO3, NaOCO3, इसके पास क्या OH है? ठीक है, इसके पास क्या OH है? नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। K2CO3 के पास OH है? नहीं है। NH3 के पास OH है? नहीं है। ठीक है, अब सुनो बात गौर से। वो जो था ना, हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, उसमें कहता है कि जब हमारे पास बेस है NaOH, जब वो पानी में रिएक्ट करेगी तो उसके अंदर से OH निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, OH निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर इनके पास तो इटसेल्फ OH है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये बेसिस हैं। अब बेसिस क्यों है ये? क्योंकि इनके पास अपना OH तो नहीं है, लेकिन ये पानी में से OH निकाल लेती हैं। अब वो कैसे? कि जब हमारे पास एक कंपाउंड जैसे कि सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, जब वाटर से रिएक्ट होगा तो क्या करेगा? ये जो वाटर का जो हमारे पास एक है ना हाइड्रोजन, उसको ये CO3 कार्बोनेट अपने साथ अटैच कर लेगा, तो ये बना देगा HCO3। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देगा। और साथ में वाटर में से अगर हम निकाल लें एक हाइड्रोजन, तो रिमेनिंग क्या रह गया? रिमेनिंग रह गया OH। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया? OH। तो रिएक्शन मैंने ना पूरा नहीं लिखा, लेकिन चलो पूरा कर लेते हैं, Na लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, Na2HCO3। तो ये कोई मसले की बात नहीं है, आपने जस्ट ये देखना है कि जब ये जो चीज है, ये जो कंपाउंड है जिसके अंदर इट सेल्फ OH नहीं है, इट्स कंपाउंड के अंदर इट सेल्फ OH नहीं है, लेकिन जब पानी से इसने रिएक्ट किया तो इसने OH निकाल ही दिया, किसी तरह OH बना दिया इसने, क्योंकि वाटर में से निकाल दिया ना उसने। तो बात समझने की जस्ट ये है कि यहाँ पर कुछ कंपाउंड जैसे कि ये और ये, जब पानी में रिएक्ट होते हैं, पानी के साथ रिएक्ट होते हैं, तो ये अपना OH नहीं निकालते, बल्कि ये पानी का OH निकाल देते हैं। लेकिन आर्हीनियस के मुताबिक बेस तो वो होते हैं जो कि NaOH टाइप हो और अपना OH निकालें। बेस तो वही होते हैं ना आर्हीनियस के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं Na2CO3, जब पानी में रिएक्ट हो रहे हैं तो इनके पास तो अपना OH है ही नहीं, लेकिन पानी का OH निकाल रहे हैं ये, लेकिन फिर भी ये बेसिस ही कहलाएंगे, क्योंकि OH तो निकाल रही है ना किसी तरह। ठीक है, ओके। Arrhenius definitions also require that water must be present as a solvent in order for a compound to behave as an acid or a base. देखो वो पानी वाली बात कर रहा था ना मैं, आ गई यहाँ पर। कहता है आर्हीनियस की डेफिनेशन के मुताबिक हमें पानी भी जरूर चाहिए एज अ सॉल्वेंट, यानी कि कोई भी रिएक्शन करेंगे उसको पानी के अंदर रखते हुए ही समझेंगे। कोई भी कंपाउंड होगा जैसे कि NaOH, उसको हम पानी के अंदर ही डालेंगे। एक सेकेंड। अच्छा, कोई भी कंपाउंड अगर हमारे पास है, उसको अगर हमने पानी के अंदर ही डालना है और फिर जाके उसमें से OH निकाल देना है। ठीक है, पानी जरूरी था वहां पर। फिर जाके वो एसिड और बेस के तौर पे रिएक्ट करेगा। जब OH निकलेगा तो बेस करेगा, जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो फिर क्या करेगा? वो एसिड के तौर पे रिएक्ट करेगा। जिस तरह हमने पढ़ा था, रिएक्शन पढ़ा था हमने एक, कौन सा वाला? HCl का। ये देखो HCl था। HCl का हमने पढ़ा क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है ना, उसमें से प्रोटॉन के तौर पे निकल जाता है और ये Cl नेगेटिव रह जाता है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन पॉजिटिव निकाल दिया, इनका प्रोटॉन निकाल दिया, और रिएक्ट कहाँ पर हुआ है? पानी के अंदर रिएक्ट हुआ है। तो ये था आर्हीनियस के मुताबिक ये एसिड था। बेस वाली अभी हमने बात कर ली है, NaOH वाली। तो अब ये दो लिमिटेशंस है अरीनियस की, याद हो गई बातें? मैंने आपको पहली बात ये बताई है कि कुछ कंपाउंड जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और अमोनिया, इनके पास अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप नहीं होता, जो वाटर के साथ रिएक्ट करें, लेकिन ये फिर भी बेसिस के तौर पे ही बिहेव करती हैं, क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्ट करके पानी का OH निकाल देती हैं। और दूसरी लिमिटेशन ये है इसकी कि आर्हीनियस के मुताबिक पानी जरूर चाहिए हमें रिएक्शन करने के लिए, ताकि उसमें से हाइड्रोजन निकले तो एसिड बने, और अगर किसी कंपाउंड में से OH निकले तो वो बेस बने। ठीक है, अगर पानी के बगैर पढ़ना है हमने तो फिर कैसे पढ़ेंगे भाई? तो ये दो लिमिटेशंस थी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की, तो यहां से लेकर आपने इसको यहां तक याद कर लेना है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट? बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहां तक। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, वो लॉन्ग में आएगा, लेकिन अभी के लिए एक शॉर्ट अलग से आ सकता है। It was realized that a broader definition for acid and bases was needed to cover all the aspect of the concept. अब इस चीज को रियलाइज कर लिया गया। क्या रियलाइज कर लिया गया? कि अब हमें इन लिमिटेशंस को देखते हुए हमें कुछ नया कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि हम एसिड बेसिस को डिफाइन करें।
ओके जी। टू रिमूव द लिमिटेशंस ऑफ Arrhenius concept, Bronsted एंड लोरी gave the following definition of acid base। ठीक है, अब लिमिटेशंस को जो है ना रिमूव करना है, इन तहफुजात को हम दूर करना है, और फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट देना है कि अब हम एसिड और बेस को किस तरह डिफाइन करें। अब सुनो जी, ब्रोंस्टेड लोरी क्या कहते हैं। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट अ प्रोटॉन। अब एसिड वो सब्सटेंस होगा जो कि किसी को हाइड्रोजन पॉजिटिव डोनेट कर देगा। अभी समझते हैं एग्जाम्पल से, कोई मसले की बात नहीं है। वहां पर हमने कहा था आर्हीनियस में एसिड जब पानी से रिएक्ट करेगा तो फिर वो हाइड्रोजन पॉजिटिव रिलीज करेगा, ऐसे ही था ना। हाइड्रोजन पॉजिटिव रिलीज करेगा या फिर H3O बनाएगा, H3O बनाएगा, ऐसे ही था ना। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि एसिड वो सब्सटेंस होगा जो कि हाइड्रोजन पॉजिटिव किसी दूसरे को डोनेट कर देगा, किसी दूसरे को दे देगा। ओके, दिस डेफिनेशन रिक्वायर्स दैट टू बिहेव एज एन एसिड अ कंपाउंड मस्ट हैव अ प्रोटॉन टू डोनेट। अब ये डेफिनेशन हमें ये बताती है कि कोई भी कंपाउंड जिसने अपने आप को एसिड प्रूफ करवाना है तो उसके पास H होना चाहिए, ठीक है। और H होगा तो फिर जाके वो H पॉजिटिव किसी को देगा ना। जैसे कि अगर हम बात करें HCl की, HCl एसिड क्यों है? क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन किसी और को देने के काबिल है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है। The conditions of the presence of water during this donation was however eliminated। अब देखो वो जो पानी वाली कंडीशंस थी ना, आर्गेनियस कह रहा था पानी होना जरूरी है, ये कहता है कि भाई पानी होना जरूरी नहीं है, किसी कंपाउंड के पास जस्ट हाइड्रोजन हो, और हाइड्रोजन और उस कंपाउंड के पास कैपेबिलिटी हो कि किसी और को वो हाइड्रोजन दे दे, तो फिर वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन पॉजिटिव, ठीक है, प्रोटॉन। ये याद करना, सिर्फ हाइड्रोजन ही, हाइड्रोजन पॉजिटिव प्रोटॉन। ओके, तो फिर वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। All the Arrhenius acids are thus Bronsted Lowry acid as well for examples। देखिए, सारे के सारे अर्हीनियस एसिड्स है ना, वो ब्रोंसेड लोरे एसिड्स हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे HCl, HCl अर्हीनियस का भी एसिड था, HCl ब्रोंसेड लोरी का भी एसिड ही है। इट डिसोसिएट इन वाटर, वो पानी में जाकर टूटता है और क्या करता है? हाइड्रोजन पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है। सिंपल है ना, देखो HCl है, पानी से इसका रिएक्ट किया हमने, फिर जाके क्या किया? H पॉजिटिव दे दिया और Cl नेगेटिव दे दिया। अर्हीनियस में पढ़ के आया था ना ये। इट ऑल्सो डोनेट H पॉजिटिव टू H2O फॉर्मिंग H3O। देखो अब बात समझना है आपने, गौर करनी है। अब हमने, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, देखो जरा ऊपर आओ, अरीनियस वाली बात पर। अरीनियस का पहला रिएक्शन अगर हमें मिल जाए ना, तो हम इस बात को वहीं पर ही क्लियर कर लेते हैं। ओके जी, ये देखो HCl का अगर मैं रिएक्शन करता हूँ, HCl को मैं जस्ट इस तरह लिखता हूँ, HCl पानी से रिएक्ट हुआ, और फर्स्ट स्टेप में इसने क्या किया? H अलग किया और Cl अलग किया, ये पानी कहाँ गया? अब ये इसका स्टेप 2 ये हो जाएगा, HCl पानी में रिएक्ट हुआ और फिर उसने ये जो H पॉजिटिव था ना, ये दे दिया इसी पानी को, तो बन गया ये H3O। अब आपने गौर करना है, अर्हीनियस के केस में हमने पढ़ा था कि H सिर्फ अलग हो जाना चाहिए H पॉजिटिव की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन ब्रोंस्टेड लोरी का भी ये एसिड है, अर्हीनियस का तो एसिड था ना ये, क्योंकि H अलग कर दिया इसने। अब ब्रोंस्टेड लोरी का एसिड क्यों है ये? क्योंकि इसने साथ साथ अपना एसिड लूज तो किया है, लेकिन अपना एसिड किसी और को दे दिया। किसको दे दिया? वाटर को दे दिया, जिसकी बिना पर ये H3O बन गया। तो अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड लोरी का अगर पैरेलल लेके चलोगे तो फिर बातें क्लियर हो जाएंगी। आ रही है ना बात समझ में? फिर रिपीट कर रहा हूं, ये देखो HCl अगर हम जस्ट रिएक्शन करें, किसके केस में? अगर हम अर्हीनियस के केस में रिएक्शन करें, फर्स्ट स्टेप HCl, HCl को तोड़ा किसमें? H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ठीक है। HCl का H पॉजिटिव अलग हो गया, यहीं पर यहीं पर फुलफिल हो गई हमारी अर्हीनियस की डेफिनेशन, किसकी? एसिड की। अगर हम कहें कि ये H पॉजिटिव सिर्फ टूटा नहीं है, बल्कि किसी को मिल भी गया, और किसको मिला? वाटर को मिला। अब किसी को जब डोनेट हो चुका ये, तो फिर ये डेफिनेशन फुलफिल हो गई ब्रोंस्टेड लोरी की। और डोनेट किसने, किसको किया? इसने ये H डोनेट कर दिया, इसने अपना H डोनेट कर दिया किसको? वाटर को। तो फिर वाटर क्या हो जाएगा? अभी के लिए आपके लिए सवाल है, आगे सुनोगे तो बता दोगे वाटर क्या होगा। तो ये फिर आपको अर्हीनियस और ब्रोंस्टेड लोरी का एसिड समझ आ चुका होगा। बिल्कुल बेसिक पे आगे बच्चों की तरह एक एक पॉइंट क्लियर करवा रहा हूँ। अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। एसिड तो हो गया जी। अब आओ चलो बेस पे चलते हैं। अब बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। सिंपल सी बात है। ऊपर वाली बात पे आओ जरा, ऊपर वाली बात पे आओ। जो एग्जांपल अभी मैंने दिखाई है आपको अर्हीनियस की, उसमें मैंने क्या कहा है कि HCl ने अपना हाइड्रोजन लूज किया, तो फिर वो एसिड बन गया किसका? अर्हीनियस का। लेकिन वही लूज किया हुआ हाइड्रोजन जब वो दे देगा वाटर को,
तो फिर वो क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव डोनेट कर रहा है। जब वो डोनेट कर रहा है वाटर को, तो वो वाटर बन गया H3O। ठीक है, तो अब वो एसिड की डेफिनेशन फुलफिल हो गई ब्रोंसिल में। यहां तक बात क्लियर हो गई। लेकिन जब वाटर एक्सेप्ट कर रहा है वो हाइड्रोजन पॉजिटिव, यानी कि वही प्रोटॉन H पॉजिटिव जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, वही जब वाटर एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट करने वाला क्या हो गया, एक्सेप्ट करने वाला हो गया बेस। हो गई बात क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, NH3 एंड Cl नेगेटिव, ऑल आर बेसिस बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अब हम पानी वाला किस्सा खत्म कर चुके हैं क्योंकि वो अरहिनियस में था। यहाँ पर वो कह रहा है कि जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये स्पीशीज, ये सारे के सारे कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन को अपने अंदर ले सकें। नोट दैट एक्सेप्ट OH ऑल अदर स्पीशीज आर नॉट अरहिनियस बेस। OH के अलावा बाकी जितनी भी है ना, ये अरहिनियस बेस नहीं है। ऑल अरहिनियस बेसिस आर, अच्छा अरहिनियस बेस क्यों नहीं है, ठीक है, OH के अलावा ये बाकी सारी अरहिनियस बेस क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अपने पास OH नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके अपने पास OH नहीं है। तो और अरहिनियस में जरूरी था ना किसी कंपाउंड के पास OH हो तो फिर ही जाके वो बेस होगा, जैसे कि NaOH के पास OH है, आपका जवाब होगा हाँ है, तो फिर ये अरहिनियस बेस हो जाएगी। लेकिन ब्रोंस्टेड लोरी के केस में ये NH3 भी अरहिनियस बेस नहीं है, Cl नेगेटिव भी अरहिनियस बेस नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इनके पास अपना OH नहीं है। ओके, ऑल आर्हीनियस बेसिस आर हाउएवर ब्रोंसेड लोरी बेस्ड एज वेल। लेकिन सारे आर्हीनियस बेसिस जो है ना, वो ब्रोंसेड लोरी बेसिस होते हैं। ऑल ब्रोंसेड लोरी एसिड एंड बेसिस आर नॉट आर्हीनियस एसिड एंड बेसिस। NH4 इज नॉट आर्हीनियस एसिड एंड NH3 इज नॉट आर्हीनियस बेस। अब ये जो कहता है कि ना, कि जितने भी ब्रोंसेड लोरी एसिड और बेसिस है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो सारे ही आर्हीनियस एसिड और बेसिस हों। ठीक है, एक जनरल सा रूल याद कर लो कि जितने भी ब्रोंसेड लोरी के एसिड और बेस है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो अरहिनियस एसिड और बेसिस हो। जैसे कि NH4 इज नॉट अरहिनियस एसिड, NH4 अरहिनियस का एसिड नहीं है, एंड NH3 इज नॉट अरहिनियस बेस, और NH3 अरहिनियस की बेस नहीं है। ठीक है, ओके। According to the Bronsted-Lowry acid base reaction is that reaction in which a proton is transferred from a proton donor to its acceptor। अभी तक सारी बातें यही करके आए हैं हम। एक ही एग्जाम्पल को मैं बार 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 रिपीट कर रहा हूँ, एक ही बातों को। वो क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपके जहन में बैठ जाए बात। अब फिर देखो वही लाइन आ गई। वो कहता है कि ना, अगर एसिड को डिफाइन करना है हमने, तो हम कहेंगे कि एसिड वो होता है जो कि अपना प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन, प्रोटॉन जिसको हम हाइड्रोजन पॉजिटिव कहते हैं, वो डोनेट कर दे किसी को। अगर तो वो डोनर बन गया तो फिर वो एसिड होगा। और जो उस डोनर को, जो उस हाइड्रोजन पॉजिटिव को डोनर में से अपने अंदर समा रहा है, अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर वो हो गया एक्सेप्टर। और जो एक्सेप्टर होगा वो क्या हो जाएगा, बेस होगा। डोनर एसिड एक्सेप्टर बेस, डोनर एसिड एक्सेप्टर बेस, याद कर लो। दिस रिएक्शन में टेक प्लेस इन गैस फेज और इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट। लो जी, वही बात हो गई ना। अभी हम ऊपर आर्गेनियस की बात कर रहे थे। आर्गेनियस कहता है कि रिएक्शन जो है ना, जस्ट वाटर में होना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि आपके पास जरूरी नहीं है, आपका रिएक्शन गैस फेज में भी हो सकता है, या फिर किसी भी तरह के सॉल्वेंट के अंदर हो सकता है। अब सॉल्वेंट क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ चुके हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब कहता है वो एक रिएक्शन को देखो बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस एंड लिक्विड वाटर। ये देखो, ये गैसियस फेज में है और ये क्या है, ये लिक्विड फेज में है, वाटर। ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बन रहे हैं, गौर से देखना बस। यही यही एक रिएक्शन कर लोगे ना, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना मैं लंबा बोल रहा हूँ, लेकिन आप सारी मेरी बातें आप एक तरफ साइड पर कर दो और जस्ट मेरी सिर्फ एक ये बात समझ लो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, ये हाइड्रोजन है, इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया इस वाले को, वाटर को। तो ये क्या बन गया, ये बन गया डोनर। और जो डोनर होता है वो होता है एसिड। खत्म बात। बेस ने क्या किया है, इस हाइड्रोजन को अपने अंदर एक्सेप्ट किया है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्सेप्टर। इसको बोल देंगे हम, ये है बेस। खत्म कहानी। ठीक है, देख लो, ये हाइड्रोजन जब यहाँ पर गया तो H3O बन गया, और ये H3O, ये H2O है ना, H3O बन गया। यहाँ पर क्या रह गया, Cl, तो Cl हमने वैसे लिख दिया। बस जी, आ गई समझ अब। In this reaction, HCl gas acts as an acid because it donates proton to the water, which acts as a base। हो गई बात। Similarly, when ammonia gas, अब बात आ गई एक नई रिएक्शन की। अमोनिया, NH3 अमोनिया को कहते हैं। जब पानी में डिसॉल्व कराएंगे उसको, अ प्रोटॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू अमोनिया। प्रोटॉन ट्रांसफर होगा वाटर से अमोनिया के अंदर। ठीक है, देखो, वाटर के पास क्या है, H2O। ठीक है, वाटर अब दे रहा है इसको अपना हाइड्रोजन, वाटर दे रहा है इसको अपना
हाइड्रोजन। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है NH4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोजन रह गया, ठीक है, और एक और रह गया। तो ये बन गया, थोड़ा इसको मैं इस तरह लिख दूं ना, दो हाइड्रोजन में से एक इसके पास चला गया और एक रह गया हमारे पास हाइड्रोजन। ओ पहले से था, ओ यहाँ लिख दिया हमने, तो ये यहाँ पर OH आ गया। लेकिन अब आ गई मजे मजे की बातें। वो क्या बातें हैं, यहाँ पर देखो कि नई टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो गई हैं, कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। अब ये कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड क्या क्या फंडा है उसको भी समझते हैं। लेकिन इससे पहले अब हमें एक बात और समझनी पड़ेगी, वो ये है, आप यहाँ पर गौर करना जरा, मजे की बात है, गौर करना। यहाँ पर हमने वाटर को बनाया बेस, और यहाँ पर हम वाटर को क्या बना रहे हैं, एसिड। ये क्या बात हो गई भाई, एक ही कंपाउंड है, वाटर एक ही कंपाउंड है ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, वाटर ही है ना, H2O है। कहीं पर वो बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है, कहीं पर वो एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। ये सवाल अभी रखना जहन में, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दूंगा इसका आंसर। लेकिन अब हम आते हैं इस वाली बात पर, कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। एक सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, सिंपल बात याद करवा रहा हूँ, इसको हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लो, फिर कभी नहीं भूलेगी। वो क्या, देखो जरा गौर से बात। जो हमारे पास बेस है ना, जो हमारे पास बेस है, वो जब कोई हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगी तो वो बन जाएगी कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, बेस बन जाएगी कॉन्जुगेट एसिड, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कॉन्जुगेट के साथ। और जो एसिड है वो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, वो जो रिएक्टेंट साइड पर बेस था वो प्रोडक्ट साइड पर कॉन्जुगेट एसिड बन गया, और जो रिएक्टेंट साइड पर एसिड था वो प्रोडक्ट साइड पर कॉन्जुगेट बेस बन गया। अच्छे से जहन में बिठा लो इस बात को, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पर जो बेस था वो प्रोडक्ट साइड पर कॉन्जुगेट एसिड बन गया, और जो रिएक्टेंट साइड पर एसिड था वो प्रोडक्ट साइड पर कॉन्जुगेट बेस बन गया। हो जाएगी याद, हो जाएगी याद बस, ठीक है। अब वो ये जो सवाल है ना, क्वेश्चन मार्क इतना बड़ा सा, इसका जवाब की तरफ भी अब मारे हैं। अमोनिया इज अ बेस while water is an acid in this reaction. Water has the ability to act both as an acid or a base depending upon the other compound with which it react. मजे मजे की बात आ गई। H2O, वो जो हम बात करें ना क्वेश्चन मार्क वाली, H2O कहता है बेस भी है और एसिड भी है, क्योंकि वाटर के पास एबिलिटी है कि वो एसिड के तौर पे भी रिएक्ट करे और बेस के तौर पे भी रिएक्ट करे। इट डिपेंड्स, लेकिन डिपेंड करता है कि वो रिएक्ट किस कंपाउंड के साथ हो रहा है। ठीक है, वो रिएक्ट किस कंपाउंड के साथ हो रहा है, फिर जाके वो अपने आप को ढाल लेगा। जब दिल करेगा एसिड के तौर पर डाल लेगा, जब दिल करेगा वो बेस के तौर पर डाल लेगा। ऐसा कंपाउंड जो कि बहुत एसिडिक भी हो सकता हो और बहुत बेसिक भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। Water is therefore called as an amphoteric compound, which means a compound that can behave both as an acid and base. तो एम्फोटेरिक कहते हैं उसको कि जो एक्ट करे both as an acid और as an base, एज अ बेस। ठीक है, हो गई बात याद। तो जी हमने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली हैं कॉन्जुगेट एसिड और बेस। लेकिन आपके लिए ना एक मासूमाना सवाल है। मासूमाना सवाल ये है कि बुक वालों ने ना एक चीज कर दिया है यहाँ पर मिसिंग, नजर आ ही रही होगी आपको। यहाँ पर वो लिखना भूल गए हैं कि कौन सा इसमें से कॉन्जुगेट एसिड और कौन सा कॉन्जुगेट बेस है। मैं एक लम्हे के लिए चुप कर रहा हूँ, आपने खुद नीचे वाली बातों को जिन में रखते हुए इसको बताना है मुझे कि H3O क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है या कॉन्जुगेट बेस है, और Cl क्या है। ठीक है, सोचो। ज्यादा तो नहीं चुप कर गया मैं, चुप कर गया हूँ ये ना समझना कि लेक्चर खत्म हो गया, या फिर मेरा वॉइस डिस्कनेक्ट हो गया, आप लोगों के सोचने के लिए मैं रुका हूँ सिर्फ। चलो कोई बात नहीं, सोचने बच्चे ने सोच लिया तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आप लोगों को सही बच्चे हैं, सोच भी सकते हैं। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर एसिड था, ठीक है, वो यहाँ पर क्या बनेगा, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या बनेगा, बेस। और जो यहाँ पर बेस था उसने हाइड्रोजन अपने अंदर एक्सेप्ट किया, तो वो क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। हो गई बात क्लियर, कुछ जेन में रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट उधर देखो जहां पर जो बेस था वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, जो एसिड था वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, बस खत्म कहानी। लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है इसका वैसे ना, कि जो एसिड जब किसी चीज को एसिड अगर अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है ना किसी दूसरे वाले को, जो डोनेट कर रहा है, जो डोनेट कर रहा है वो एसिड था, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है। अब जो डोनर है ना, एक्चुअली वो अब कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉन्जुगेट बेस के अंदर। और जो एक्सेप्टर था वो पहले बेस थी, एक्सेप्टर है तो बेस्ड है ना,
तो फिर वो बेस जो है ना वो अपने आप को कन्वर्ट, वो उसका तो दूसरा नाम है ना, वो कॉन्जुगेट एसिड है, इस तरह समझ लो आप। रिएक्टेंट साइड पे एसिड और बेस है, प्रोडक्ट साइड पे इनका नाम चेंज हो जाता है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस हो जाता है। जो एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी, जो बेस थी वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगी। चलो जी, मैंने बहुत मुश्किल सा कॉन्सेप्ट आपको आसान लफ्जों में समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ बातें समझ आ रही होंगी आपके। खत्म करते हैं, बस दो रिएक्शंस रह गए हैं। In the reverse reaction, OH is a base because it accepts a proton donated by the NH4 in order to differentiate। छोड़ दो, पढ़ लेना खुद ही क्या बातें लिखी हैं, बस ये रिएक्शन समझाया है, मैं समझाता हूँ वैसे ही आपको। कहता है कि जो एसिड है HCN और ये बेस है H2O, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम किस तरह डिफाइन करेंगे कौन एसिड है कौन बेस है, वो जस्ट हम ये देख लेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है ना ये इसके पास आ जाएगा, ये H3O बन जाएगा। तो पहले बेस थी वो बन गया कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड, और यहाँ पर ये CN नेगेटिव रह गया, तो CN नेगेटिव यहाँ पर आ गया। पहले ये एसिड था, बन गया कॉन्जुगेट बेस। इतनी ही बातें बताएंगे ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर हम एसिड के तौर पे आते हैं HI, और जो बेस है वो H2O ले लेते हैं, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास। जब हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो बेस क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, और जो एसिड था वो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इसमें। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड रिएक्शंस हैं, इनको रिएक्शंस अगर हम करेंगे तो हमें खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन किसको डोनेट कर रहा है, कौन किसको एक्सेप्ट कर रहा है। हरगिज ये नहीं सोचना कि सर वाटर तो अगर एसिड भी बन सकता है बेस भी बन सकता है, तो यहाँ पर हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि यहाँ पर हमने वाटर को बेस की बजाय एसिड बना लिया। ठीक है, ये सवाल हम सोच तो सकते हैं, बिल्कुल मैं भी सोचूंगा ये बात, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा, वाटर को जब रिएक्ट कराऊंगा मैं HCN जैसे एसिड के साथ, तो वाटर हमेशा बेस के तौर पे ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, और इसका हाइड्रोजन अपने अंदर एक्सेप्ट ही करेगा। तो ये प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो फिर हमें ये बातें समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पर एक बड़े मजे का क्वेश्चन है, कहता है कि जो है ना बताओ कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ब्रोंसेड लोरी बेसिस। ब्रोंसेड लोरी बेसिस की एग्जांपल दो विच आर नॉट बेसिस ऑफ आर्हीनियस बाय डेफिनेशन, जो कि आर्हीनियस बेसिस ना हो। ठीक है, हमने क्या बताना है, ब्रोंसेड लोरी की वो बेसिस के नाम बताने हैं जो कि आर्हीनियस बेसिस नहीं है। तो लिख लो, यहाँ पर लिखवा देता हूँ। एक लिखो आप अमोनिया NH3, अमोनिया NH3। अमोनिया NH3 क्यों, क्योंकि ये ब्रोंसेड लोरी बेस है। बिकॉज क्यों, क्योंकि एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन किससे, NH4 से। ये लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जस्ट एग्जांपल्स पूछी हुई है। यार कहाँ, मैं मेरा ख्याल है मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है, आप आंसर तो प्रॉपर दो ना जरा। लिख लेते हैं, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। ब्रोंस्टेड लोरी बेस बिकॉज, राइटिंग गंदी आ रही है, कोई मसला नहीं, जगह थोड़ी है, आपने, मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, आप लिख सकते हो खुद ही साथ साथ। ठीक है, बिकॉज इट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करता है अपने अंदर, हासिल करता है प्रोटॉन, प्रोटॉन H पॉजिटिव, H पॉजिटिव लिखा है यहाँ पर। ठीक है, प्रोटॉन H पॉजिटिव टू फॉर्म, बनाने के लिए क्या, NH4, NH4। ठीक है, अच्छा जी, एक और पॉइंट लिखो इसका। यार हीनियस बेस क्यों नहीं है, नॉट आ आर्हीनियस बेस, आर्हीनियस बेस नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन OH। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन OH। हो गया, पहली बात कवर हो गई, फुलफिल हो गई है। अब दूसरी मैं जस्ट डिक्टेट करवाया तो नाम लिख देता हूँ, बाकी बातें डिक्टेट करवा रहा हूँ आपको। पॉइंट 2 में आप लिख सकते हो, आप क्या लिखोगे, कार्बोनेट लिख लो चलो। कार्बोनेट, स्टार्टिंग में बताया था ना, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, वही वाले कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ मैं। कार्बोनेट आइन लिख लो, CO3। ठीक है, 2 - ऐसे करके लिख लो। ओके, ये ब्रोंसेड लोरी बेस है क्योंकि ये एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को, और क्या बनाती है, HCO3। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में, याद करो ना अभी जब मैं लिमिटेशन पढ़ा रहा था इसकी, तो मैंने यही तो बातें की थी आपको, वही बातें यहाँ पर आ गई। ये देखो, ये रहा, ये रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये कार्बोनेट क्यों, CO3 क्या करता है, ये जो CO3 है ना क्या करता है, ये हाइड्रोजन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो अब हम इसको कहेंगे एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन, और क्या बना देता है, बाइकार्बोनेट HCO3। और ये आर्हीनियस बेस क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अपने पास OH नहीं है, और वो अपना पास OH नहीं है तो OH रिलीज भी नहीं कर सकता। ठीक है, याद हो गई। एक बार मैं फिर फाइनली डिक्टेट करवा रहा हूँ। पॉइंट 2 हम कहेंगे कि या ब्रोंस्टेड लोरी बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन टू फॉर्म HCO3। लिख लो, not arrhenius base because as it does not release OH negative ion directly। लिख लिया, चलो भाई। अब हम लेक्चर को खत्म करते हैं यहाँ पर, वाइंड अप। उम्मीद है लेक्चर समझ आ गया होगा आपको।
तो अगर समझ आ गया है तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, और देखते रहो इस तरह मेरी वीडियोस, और कमेंट कर दिया करो अच्छा सा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो। चलो भाई, सब कुछ कर दिया है तो फिर वेल एंड गुड। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।